नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। हर रोज एक खोज, और आज हमारे साथ हैं काजल शर्मा, जानी मानी कथक डांसर, और 3 साल से ही इन्होंने नृत्य शुरू कर दिया था और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ख्याति है और इस समय बनारस आई हुई हैं वो नृत्य सिखाने के लिए युवाओं को। काजल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपका जो सफ़र है, 3 साल से आपने शुरू किया था और आप लगातार बढ़ता जा रहा है, इस सफ़र के बारे में बताइए। ये सफ़र मेरे जीवन मरण तक चलता रहेगा। ये साल मेरा गोल्डन जुबली है कथक का। 50 वर्ष मुझे हो गए कथक के साथ जुड़े हुए सौभाग्य से, और देश में विदेश में सोते जागते ट्रैवल करते हुए नहीं करते हुए, मतलब जिस भी फॉर्म में कहें 24/7, क्योंकि अब ये मेरे लिए एक प्रोफेशन नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी आस्था है, ये मेरा जीवन है। मैं कथक को बाहर नहीं देख पाती, मैं भीतर महसूस कर सकती हूँ। तो अब मैं सिखा रही हूँ, मैं परफॉर्म करती हूँ। परफॉर्मेंस के लिए आई मैं अपने गुरुजी बिरजू महाराज जी के 81 फर्स्ट बर्थडे पे उनके जन्म दिवस पे बनारस सौभाग्य से मेरा आना हुआ। आज यहाँ काशी विश्वपीठ में मैं हूँ, सिखाने के लिए आई हूँ ताकि नई जनरेशन को कुछ अच्छा लगे और सही जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाया जाए। आपने जब कथक नृत्य शुरू किया तो परिवार की बंदिशें थी, कोई नहीं चाहता था कि आप नृत्य करें। ये कैसे आपने इन जंजीरों को तोड़ा? ये बहुत बड़ा चैलेंज था। छोटे होते मुझे नहीं पता था कि इसको किस दृष्टि से लोग देखते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 50 साल पहले आगरा जैसे शहर में, जहाँ की सब तरह का माहौल था, और हमारे मकान मालिक ने मेरे माता पिता को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर यहाँ घुंघरू बजेंगे तो आपको मकान खाली करके जाना होगा। तो मुझे समझ नहीं आता था ये ऐसा क्यों है। मैं छोटी थी तो घुंघरू पे मैं चुन्नी लगा के, जिससे उसकी आवाज़ ना ज़्यादा दूर तक जाए, स्टोर रूम में जहाँ पे हम बक्से वक्से रखते हैं, वहाँ पे बंद करके दरवाज़ा प्रैक्टिस करती थी। तो एक दिमाग में, एक मन में एक ये रहता था हमेशा कि क्यों इसको ख़राब मानते हैं, क्या है। एक अपने आप से चैलेंज आया कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। और उस दौरान मेरी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा। सारे परिवार को एक साइड करके उन्होंने मेरे साथ शील्ड की तरह से काम किया और दुनिया से फेस किया। लेकिन आज भी इस देश में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है, उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप अपने अंदर की आवाज़ सुन सकते हैं तो उसके बाद आप हिम्मत नहीं हारिए। अभी मैं यहाँ बच्चों को भी कार्यशाला में कह रही थी, पार्टिसिपेंट्स को, कि कमिटमेंट लो अपने आप से और उसको 100% करो। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई मिशन है, पैशन है, आपका कोई जुनून है, तो आप उसके पीछे चलो, उसको करो। मेरे पास इंग्लैंड में इतनी लेडीज़ सीखती हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनको बचपन में मौका नहीं मिला, वो सब अभी कर रहे हैं और परफॉर्म भी करते हैं। तो एक अपने लिए कुछ करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने पब्लिक के लिए करना है, अपने सुख के लिए। स्वांत सुखाय। कला जो है वो बहुत अपने से शुरू होती है। अगर खुद सुख मिला तो दर्शकों तक वो जाता है। 3 साल की उम्र बड़ी छोटी होती है, उसमें तो बच्चा चलना ही सीखता है थोड़ा थोड़ा, और आप गुरु बन गई। 3 साल की उम्र में मेरा पहला मंच प्रदर्शन था, क्योंकि मैं अपने घर में जब सोती नहीं थी तो मेरी माँ कहती थी अब लाइट्स ऑफ कर दो, क्योंकि कहीं से भी संगीत की आवाज़ आती थी। कहीं बारात जा रही है, कहीं कोई आसपास ढोलक बज रही है, तो मैं थिरकती थी, चाहे दिन हो चाहे रात। मेरे ख्याल से कुछ पुराने संस्कार थे और तुतला के बोलती थी। तो बाद में मैं पहले स्टेज पे परफॉर्म करती थी। 7 साल की उम्र से मैंने सीख के सिखाना शुरू किया। कुछ शायद मुझे लगता है कि सौभाग्य से
मैंने कथक को चुना हो उससे पहले कथक ने मुझे चुना। तो ये एक शायद डेस्टिन था, ये मेरे भाग्य में था। बिंदिया चमकेगी का गाना आपने कम से कम 300 बार परफॉर्म किया होगा, इससे भी ज़्यादा, दो रास्ते का। ये गाना आप थोड़ा गुनगुना सकती हैं, आज कितना करीब है वो गाना आपके? इसका शायद रीमिक्स आ गया है तो वो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैंने सुना था। मैं पुराना वाला गाती हूँ। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, मेरी नींद उड़े ते उड़ जाए, कि कजरा महकेगा, गजरा महकेगा, यारी रुस जाए ते उड़ जाए। वर्ड्स अभी कुछ इधर उधर हो रहे हैं। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। और इसी गाने पे मेरा नृत्य देख के कथक के लेजेंड लच्छू महाराज जी ने लखनऊ में कहा था कि तुम कथक सीखो। मेरी माँ से कहा कि इसको सिखाओ। तो ये गाना मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसी गाने की बदौलत मैं कथक में आई। खोसला साहब ने भी आपसे कहा, जो डायरेक्टर थे, कि वो आपको मुमताज़ की जगह ले लेते? वो भी आगरा से हैं और वो आगरा में एक कार्यक्रम में देख रहे थे और मैं स्टेज पे बिंदिया चमकेगी कर रही थी। तो गाना जब ख़त्म हुआ, मेरा डांस ख़त्म हुआ, वो आए और मैं बहुत छोटी सी थी। वो आके मुझे उन्होंने गोदी में उठा लिया और माइक लेके कहा कि अगर मैंने काजल का बिंदिया चमकेगी पहले देखा होता तो मैं मुमताज़ की जगह काजल से कराता। मैं तब बेबी काजल की तरह से करती थी। तो ये एक तरह से मेरा पर्यायवाची बन गया था। पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने धूम मचा दी थी इस गाने को लेके। एंड आई ओनली विश कि उसकी कोई रिकॉर्डिंग होती, किसी के पास भी वो रिकॉर्डिंग हो, तो दैट वुड बी वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। उस समय रिकॉर्डिंग नहीं होती थी ना। जुनून होना बहुत ज़रूरी है, और कहा भी जाता है कि जब कर्म आपका उपासना हो जाए तो उसके बाद कुछ चीज़ नहीं। तो आप उसकी जीती जागती मिसाल हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से आप 4 बजे उठकर अभ्यास करती थी, और आपको ये भी डर नहीं रहता था कि पड़ोसी क्या सोचेंगे, उसका भी आप रास्ता खोज लेती थी? मैं एक तरह से कहूँ तो पागल थी नृत्य के लिए। और मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं इसको प्रोफेशन बनाऊं, क्योंकि उस समय प्रोफेशन की बात नहीं थी। या मैं ये एक अपना पब्लिसिटी के लिए करूं या कोई नाम के लिए। मुझे अच्छा लगता था, मुझे बड़ा एक आनंद मिलता था करने में। और जो आप 4 बजे की रियाज का जिक्र कर रहे हैं, मैं दिल्ली कथक केंद्र में थी, महाराज जी से सीखना शुरू किया। तो उनका एक जो स्टाइल है वो बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत मुश्किल है। वो लखनऊ घराना है और मेरी तालीम हुई थी बचपने में जयपुर घराने की। तो मेरे लिए बहुत चैलेंज था कि जो महाराज जी का अदायगी है, जो मूवमेंट है, जो एग्जीक्यूशन है मूवमेंट का, किस तरह से हो। तो उनको जब मैं देखती थी, वो दिमाग में, दिलों, जहान अपने मतलब जहन में रख के सुबह 4 बजे उठ के मैं एक दीवार के शेडो पे वो मैं अपनी परछाई का करेक्शन करती थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, धा तक थूंगा, तो ये मूवमेंट यहाँ से गया। तो महाराज जी का देखा कि किस तरह से गर्दन जाती है, चेहरा गया। मेरा करेक्शन करने वाला कोई नहीं था, शीशा भी नहीं था इतना बड़ा। तो लैम्प पोस्ट की जो परछाई पड़ती थी मेरी दीवार पे, उस दीवार को मैं देख के करेक्शन करती थी। और ये बात महाराज जी तक गई कि ये 4 बजे उठ के रियाज़ करती है। हॉस्टल में कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, नींद ख़राब होती है। और मेरी जो रूममेट थी वो बहुत अच्छी गायिका हैं, गज़ल सिंगर है। तो वो कहती थी कि मैं रियाज़ नहीं कर पाती सुबह क्योंकि तुम डांस की प्रैक्टिस करती हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने बहुत लोगों से झगड़ा मोल लिया अपने रियाज़ के लिए। फिर जो हमारे डायरेक्टर थे कथक केंद्र के, डॉक्टर केशव कोठारी, उनको पता चला कि ये रियाज़ करना चाहती है सुबह, तो उन्होंने रूल बना दिया कि कथक केंद्र की बिल्डिंग खोल के दे देंगे, चपरासी की ड्यूटी शुरू हो जाएगी अगर कोई बच्चे करना चाहते हैं तो कहते ना, जहाँ चाह वहाँ राह, अपने आप रास्ता निकलता आता है अगर आप चाहते हैं तो। फिर महाराज जी ने भी ज़िक्र किया कि आगरा से वो बच्ची आई है और वो रियाज़ करती है, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर सबने एक होड़ शुरू हो गई, कौन जितना जल्दी उठ के रियाज़ करे। तो 9-9 घंटे रियाज़ किया
और इतना रियाज किया, मैं अपने पसीने की बूंदों को गिना करती थी कि आज 34 बूंद पसीना निकाला, 51 बूंद पसीना निकाला। इस तरह का एक जुनून था। तो शायद उसी की बदौलत आज यहाँ बैठी हूँ। कला के कदरदान विदेशों में ज़्यादा हैं, और जो भारतीय नृत्य भरतनाट्यम है, कथक है, विदेशों में इसकी चाहत है, और भारतीय संस्कृति का भी जो डंका है वो विदेशों में बज रहा है। क्या बात है कि हमारी संस्कृति को वो लोग आत्मसात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है और बहुत सच है। विदेश, अगर मैं उधर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ हिंदुस्तान को, तो इतना कुछ सीखने को देखने को मिलता है, जबकि मैं खुद हिंदुस्तानी हूँ। तो आप ये सोचिए कि जिनके संस्कार यहाँ के नहीं हो, उनके लिए कितना कुछ है यहाँ से लेने का। बट दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान में लोग विदेश की चीज़ को की तरफ मुंह उठाते हैं। तो ऐसा समय दूर नहीं है कि जब यहाँ की कला वहाँ जाएगी और फिर वहाँ से यहाँ आएगी, तब उसको लोग यहाँ के फॉलो करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, वेजिटेरियन डाइट की बात है। लोग वहाँ पे अब नॉनवेज छोड़ के वेजिटेरियन पे जा रहे हैं। तो ये तो संस्कार हमारे हिंदुस्तान से गए ना। तो हम आपस में जैसे बात करते हैं कि अब ऐसा ना हो कि कथक वहाँ से हमें दिखाई दे कि कथक वहाँ से यहाँ आ रहा है, और टैप डांस वगैरह, बैले, सब डांस बहुत खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन हमारी माँ है। दूसरे की माँ कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन हमारी माँ तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम कहीं भी रहें, वो जो हमारा अपना एक कशिश है कल्चर की, हम उसको छोड़ के कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। हम सबकी इज़्ज़त करें, लेकिन अपनी कल्चर को हम तिरस्कृत नहीं करें। मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं वहाँ अपने लिबास में, साड़ी में सिंदूर लगा के, बिंदी लगा के, पायल पहन के वर्कशॉप के लिए जाती हूँ। एक मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है, और वो ही मेरा अस्तित्व है। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप वहाँ जाके बदली नहीं। तो बदलने की ज़रूरत क्यों पड़े हमें, जब हम अपने आप में संपूर्ण हैं। भारत का संस्कार, कल्चर दुनिया को संदेश देता है, प्रेम सिखाता है, अहिंसा सिखाता है, संस्कृति है, फैशन है, क्या नहीं है हमारे हिंदुस्तान में। खाना इतना पसंद किया जाता है, तो हम पिज़्ज़ा बर्गर के पीछे क्यों जाएं जब हमारा पराठा और सभी कुछ है यहाँ पे। लेकिन जब वहाँ से हिंदुस्तान लौटो तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे में विदेशी टच होगा, या विदेश में कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि कथक को मॉडर्न कर दो, कंटेम्प्रेरी कर दो। तो मेरा विचार थोड़ा उनसे अलग रहता है। कथक को कथक ही रहना चाहिए, कथक ही रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो काजल जी की जो बिंदिया है वो ऐसे ही पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकती रहे, और किसी ने भी खूब कहा है कि ज़माने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। सिर्फ अपने से मुलाकात करने की आवश्यकता है, और वो फिर खुद ब खुद बुलंदी पर पहुंचेगा। और काजल शर्मा जी हमारे लिए एक जीता जागता उदाहरण है। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।